नमस्कार मित्रों, सबसे बड़ी बात ये है कि विवाद अभी भी एक अच्छी खबर के बाद कायम है। अच्छी खबर गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार मिलना, और विवाद का जो मुद्दा है वो है अनुवाद को बराबर का महत्व मिलना। अब ये कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि अनुवाद जो है वो तो मूल कृति का है, तो उसमें सृजनशीलता, क्रिएटिविटी कहाँ से आई? इसमें क्रिएटिविटी तो है नहीं, फिर इसलिए उसको बराबर का महत्व देना तो ये एक अपने आप में एक अजब विसंगति सी लगती है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल बात है, इसको विवादों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, इस पर भरपूर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एक पहलू हैं जिन पर साथ साथ विचार किया जाना ज़रूरी है। किसी भी ऐसे मुद्दे पर, ऐसे विषय पर चर्चा होना तो कोई बुरी बात नहीं है। उसमें बहुत सारे पहलू हर विषय के होते हैं, इस विषय के भी हैं। लेकिन इसमें अनुवादक की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अनुवादक अगर सृजन गीतांजलि श्री ने किया तो अनुवादक ने उसका पुनर्सृजन किया, उस भाषा में उसकी प्रस्तुति की जिस भाषा में मूल कृति नहीं आई थी। और उस भाषा में अनुवाद करते समय उसने दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा। एक तो ये कि जो मूल भावना है, जो आत्मा है उस कृति के लेखक की, मूल लेखक की भावना, मूल लेखक की वैचारिकता, मूल लेखक की सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, उसमें कोई खरोंच ना आए। और इसी प्रयास में, इसी जागरूकता में कई बार ये भी होता है कि मूल लेखक से जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कुछ चूक हुई होती है उसको भी संशोधित करने का और उसको भी दुरुस्त करने का एक मार्ग प्रशस्त अनुवादक करता है या करती है। इसमें तो करती है वाली बात भी आ जाती है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में आप ये मानकर चलिए कि अनुवाद को किसी भी तरह से दोयम दर्जे की प्रस्तुति मानना वो ठीक नहीं है। दोयम दर्जे से मेरी मुराद है कि दूसरे श्रेणी में रखना, उसको कम महत्व देने वाली श्रेणी के बीच में दर्ज कर देना, ये भी गलत है, ये भी ठीक नहीं है। अब ये समस्याएं कई बार आड़े आई हैं। गीतांजलि जब नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हो रही थी तो तब भी यही शर्त थी कि जो वही कृति सिर्फ विचारणीय होगी जिस कृति का अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में प्रस्तुत होगा, यूरोपीय भाषा में प्रस्तुत होगा, उसका ये अनुवाद ये ज़रूरी होता था। और तब गुरुदेव के सामने समस्या ये थी कि वो कुछ एक भावों को लेकर, अपनी कृति गीतांजलि के कुछ एक भावों को लेकर वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे कि वो उनको एक भय भी लगता था कि कहीं अनुवादक ने थोड़ी बहुत चूक कर दी तो मेरी मूल भावना सारी की सारी वो नष्ट हो जाएगी, उसका जादू खत्म हो जाएगा, उसकी प्रभावोत्पादकता जो है कहीं हाशिए पे सरक जाएगी। तो उन्होंने स्वयं ही इसका अनुवाद करने का बीड़ा उठाया और अनुवाद किया, और उसी अनुवाद के आधार पर उनकी मूल कृति गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला। और ये स्थिति जब चर्चा में उनको मिला तो उसके बाद चर्चा में बहुत सारी बातें आई कि कामायनी को भी ये पुरस्कार मिलना चाहिए था। अर्थवत्ता के दृष्टि से, क्रिएटिविटी की दृष्टि से कामायनी अपने काल की नहीं बल्कि उन दिनों के भारतीय साहित्य की एक बड़ी चरमोत्कर्ष वाली कृति मानी जाती थी कि ये शिखर पे है। लेकिन अनुवाद के लिए, लेकिन उस पर विचार पुरस्कार के लिए नहीं हो पाया क्योंकि कामायनी का अनुवाद किसी ने भी अनुवाद करने का बीड़ा नहीं उठाया। आज की भाषा में कहें तो सुपारी नहीं ली किसी ने अनुवाद की है। सुपारी भी आजकल प्रचलित शब्द है, क्या किया जाए। तो ये एक चुनौती थी जिसका सामना तत्कालीन क्षेत्र में, तत्कालीन जो अनुवादक थे वो नहीं ले पाए, उसको स्वीकार नहीं कर पाए। और ये स्थिति बहुत सारी कृतियों के बारे में थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अज्ञेय की कुछ एक कृतियों पर चर्चा भी हुई थी पुरस्कार के लिए, लेकिन उसमें अनुवाद भी अंग्रेज़ी के थे। लेकिन ये बात अलग है कि अकेली एक कृति नहीं आती, बहुत सारी कृतियों पर विचार होता है और वो छूट गई। लेकिन प्रेमचंद की कृतियाँ इसलिए बहुत सारी
आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शर्तें होती हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, विशेष रूप से नोबेल पुरस्कार के लिए, उन पर वह भी कृतियाँ जो खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि अनुवाद उपलब्ध नहीं थे। और ये सब कुछ, और मूल रूप से उस वक्त के लेखक भी थोड़ा सा ज़्यादा इस बारे में जागरूक रहते थे कि हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। और इस प्रकार से बहुत सारी कृतियाँ जो हैं वो इसी संवेदनशीलता के भय से मुख्य धारा में, विश्व साहित्य की मुख्य धारा में नहीं आ पाई, और इस बात का मलाल तो हमें रहेगा। तो इस ना आ पाने का जो मलाल है वो जिस बात से उपजा है, उसको हम कैसे उसकी उपेक्षा कर दें, वो विषय अनुवाद का है। और अनुवाद में सबसे बड़ी बात ये, ख़तरनाक बात ये होती है कि जो अनुवादक है उसको लेखक से भी ज़्यादा परिपक्वता, मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। वो इसलिए दिखानी पड़ती है कि वो एक तो मूल लेखक की अवधारणा को पूरी तरह समझते हुए अनुवाद के क्षेत्र में पाँव रखता है, कदम रखता है। और दूसरी बात ये होती है कि बार बार उस पर एक दबाव भी होता है कि मुझ पर ये आरोप ना लगे कि मैंने जो मूल भावना थी लेखक की, जो क्रिएटिविटी की, उसकी जो मूल अवधारणा थी, उससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की। कहा जाता है कि उसकी आत्मा से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और ये आत्मा बीच में आ गई कृति की, और इसलिए ये चीज़ें फिर दूसरे स्थान पर चली गई। लेकिन मित्रों, अब बदलते हुए विश्व में, बदलते हुए विश्व साहित्य में, बदलते हुए स्वरूप में ये ज़रूरी है कि अनुवाद को समान स्तर पर मान्यता दी जाए, और ये माना जाए कि अगर वो क्रिएशन है तो ये रिक्रिएशन है, उसको नए सिरे से उसका पुनर्प्रस्तुतिकरण है, उसको रीराइट करने वाली बात है। धन्यवाद।